नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पावर ऑफ केमिस्ट्री पर। हम पढ़ रहे थे ठोस अवस्था। और ठोस अवस्था में हम ठोसों के सामान्य अभिलक्षण और बंधन बल के आधार पर ठोसों का वर्गीकरण पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। चलिए हम शुरू करते हैं कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोसों के अंदर मुख्य अंतर क्या है और इनकी परिभाषा क्या है और क्या क्या इनके मुख्य गुणधर्म है। क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर हम सबसे पहले जो इनके गुणधर्म पढ़ने वाले हैं, तो इनका आकार पढ़ेंगे, फिर अभी कणों की व्यवस्था का क्रम, निर्देशिकता, प्रकृति, गलनांक और उदाहरण। अब जो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, एक बेसिक सा अगर हम अंतर पढ़ना चाहें तो क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, यानी कि वे ठोस जिनके अवयवी कणों की त्रिविम के अंदर एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है, उसे हम क्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनकी त्रिविम के अंदर एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है। अब अक्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, तो वे ठोस जिनकी अवयवी कणों की त्रिविम के अंदर कोई निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था नहीं होती है, उन्हें अक्रिस्टलीय ठोस कहते हैं। तो हमें क्या पता चला कि जो आकार होता है वो क्रिस्टलीय ठोसों का निश्चित होता है, यानी कि निश्चित ज्यामिति होती है इनकी, निश्चित ज्यामितीय निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था। इनका जो आकार होता है वो निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है, यानी इनका जो आकार फिक्स होता है। जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके अक्रिस्टलीय ठोसों का जो आकार होता है वो कैसा होता है, अनिश्चित होता है। यानी कि जिनके अवयवी कण होते हैं वो त्रिविम के अंदर किसी फिक्स दिशा में या फिक्स व्यवस्था के अंदर नहीं व्यवस्थित होते हैं। अब हम बात करें अवयवी कणों की व्यवस्था का क्रम। देखो, अवयवी कणों की व्यवस्था के क्रम में हम दो चीजें पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे दीर्घ प्रयासी व्यवस्था, ठीक है ना। दीर्घ प्रयासी व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे और एक पढ़ेंगे लघु प्रयासी। अब क्या होता है दीर्घ प्रयासी और लघु प्रयासी, यानी कि जो अवयवी कण होते हैं, अगर हम सबसे पहले दीर्घ प्रयासी को लेकर के बात करेंगे तो अवयवी कणों की व्यवस्था का एक क्रम होता है, यानी कि जो अवयवी कण होते हैं उनकी व्यवस्था का फिक्स पैटर्न होगा और उस पैटर्न का संपूर्ण क्रिस्टल के अंदर पुनरावृत्ति होगी। जैसे हम फॉर एग्जांपल इसका वो एक पैटर्न लेते हैं, जैसे मानते हैं कुछ इस प्रकार से। अब देखो ये कोई अवयवी कणों की एक व्यवस्था है। अब देखो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ तक एक पैटर्न बन रहा है, उसके बाद ही इस पैटर्न की वापस पुनरावृत्ति हो रही है। तो अवयवी कणों की व्यवस्था का एक निश्चित पैटर्न होता है और वो पैटर्न एक निश्चित अंतराल के पश्चात संपूर्ण क्रिस्टल में उसकी क्या होती है, पुनरावृत्ति होती है। तो इस प्रकार के अवयवी कणों की व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, दीर्घ प्रयासी व्यवस्था। और जो दीर्घ प्रयासी व्यवस्था होती है किसमें पाई जाती है, क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर। लेकिन जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके अवयवी कणों की व्यवस्था का कोई क्रम नहीं होता है। लेकिन अगर अपन थोड़ी सी दूरी तक बात करें तो वहां थोड़ी सी दूरी तक के लिए इनकी व्यवस्था का कोई क्रम हो सकता है, लेकिन बहुत कम दूरी तक इनके अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है, उनका पैटर्न होता है, उसकी पुनरावृत्ति होती है। हम ये कह सकते हैं कि अवयवी कणों की व्यवस्था का फिक्स पैटर्न होता है, इसका संपूर्ण क्रिस्टल के अंदर एक निश्चित दूरी के पश्चात उसकी पुनरावृत्ति होती है। और ये किसमें पाई जाती है, क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर। यानी क्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कणों की व्यवस्था किस प्रकार की होगी, दीर्घ प्रयास। जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस होंगे ये कैसे होंगे, लघु प्रयास। आया समझ में, दीर्घ प्रयासी और लघु प्रयास। इसके बाद जो अगला गुणधर्म है वो है देशिकता। अब देखो देशिकता में हम दो चीजें पढ़ेंगे। नंबर वन, समदेशिकता, समदेशिकता। और एक पढ़ेंगे विषम देशिकता। इससे पहले हम क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उन क्रिस्टलीय ठोसों के कुछ भौतिक गुणधर्मों के बारे में बात करते हैं। कौन कौन से भौतिक गुणधर्म, तो पहला है अपवर्तनांक।
अपवर्तनांक, तापीय चालकता, या फिर यांत्रिक सामर्थ्य, और लास्ट है परावर्तित ध्वनि। कुछ इस प्रकार के इनके भौतिक गुणधर्म होते हैं। ठीक है, यानी ये कुछ विश्लेषित ठोसों के भौतिक गुणधर्म है। अगर इन भौतिक गुणधर्म का किसी क्रिस्टल के अंदर अगर अपन भिन्न भिन्न दिशाओं से इन भौतिक गुणधर्मों का मापन करते हैं और प्रत्येक दिशा के अंदर इनका अगर मान एक समान आता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अपवर्तनांक का हम मान क्रिस्टलीय ठोस की भिन्न भिन्न दिशाओं से मापते हैं। जैसे कोई क्रिस्टलीय ठोस है, उसके अलग अलग दिशाओं से अगर अपवर्तनांक का हम मापन करते हैं और प्रत्येक दिशा से अगर इसका मान एक समान आता है, यानी कि इन सारे भौतिक गुणधर्मों का प्रत्येक दिशा से अगर मान एक समान आता है, ठीक है ना, अगर मान एक समान आता है तो वो ठोस जो होंगे वो समदेशिकता प्रदर्शित करेंगे। यानी इनका मान अगर प्रत्येक दिशाओं में एक समान आता है तो वो समदेशिकता प्रदर्शित करेंगे, लेकिन अगर इनका मान अलग अलग दिशाओं में अलग अलग आता है तो वो क्या होंगे, विषमदेशिक। ऐसा समझ में, यानी कि इन भौतिक गुणधर्मों का मान प्रत्येक दिशा में अगर एक समान आता है, अलग अलग दिशाओं में भी एक समान आता है तो वो समदेशिकता प्रदर्शित करेंगे, और अगर अलग अलग दिशाओं में अलग अलग आता है तो वो विषमदेशिकता प्रदर्शित करेंगे। और उस प्रकार के ठोसों को हम क्या कहेंगे, विषमदेशिक। और समदेशिकता गुणधर्म को प्रदर्शित करने वाले ठोसों को हम क्या कहेंगे, समदेशिक। ठीक है, अब देखो यहां से समझने वाली चीज है कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो विषमदेशिकता प्रदर्शित करते हैं। क्या होते हैं, ये विषमदेशिकता। ठीक है ना, जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो समदेशिकता प्रदर्शित करते हैं। वैसा क्यों होता है, हमने पढ़ा कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था होती है, उनका आकार निश्चित होता है, इसके बावजूद भी वो समदेशिकता प्रदर्शित नहीं करती। तो चलिए हम इसे एक एग्जांपल के आधार पर समझते हैं। जैसे कोई हम एक क्रिस्टल जालक लेते हैं या क्रिस्टलीय ठोस लेते हैं और उस क्रिस्टलीय ठोस की व्यवस्था कुछ इस तरीके से है। इस प्रकार से ये क्रिस्टलीय ठोस है जिसके अवयवी कणों की व्यवस्था इस प्रकार से देखिएगा कि बड़ा फिर छोटा, बड़ा छोटा, बड़ा फिर छोटा, बड़ा फिर छोटा। नहीं, अवयवी कणों की एक निश्चित व्यवस्था है, इसका आकार भी एक निश्चित है, तो हम इसके अवयवी कणों का मापन करते हैं। इनके जो गुणधर्म है उनको देखते हैं अलग अलग दिशाओं में समान है कि नहीं। इधर से देखो एक बड़ा फिर छोटा, इस दिशा में ऐसे आ रही, अगर इस दिशा की बात करेंगे तो भी सेम आएगा, पहले बड़ा आएगा फिर छोटा, बड़ा फिर छोटा फिर बड़ा, यानी दोनों दिशा में फिक्स आ रहा है। लेकिन अगर अपन इस दिशा में मापन करते हैं तो क्या अवयवी कणों की व्यवस्था एक जैसी आ रही, नहीं आ रही, सारे के सारे बड़े आ रहे हैं, यहाँ पर ऐसा नहीं। तो इन दो दिशाओं में अगर अवयवी कणों की व्यवस्था का क्रम कैसा आ रहा है, अलग अलग आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस कारण इनके अगर अवयवी कणों की व्यवस्था अलग अलग है तो इनके भौतिक गुणधर्म भी अलग अलग दिशाओं में भिन्न भिन्न होंगे ना। इन दोनों दिशाओं के अंदर अपन भौतिक गुणधर्मों का मापन करेंगे, जिस दिशा मान अलग आएगा और जिस दिशा में मान जो आएगा वो भी अलग आएगा, दोनों दिशा में बराबर नहीं आया समझ में। तो इस प्रकार से क्रिस्टलीय ठोस विषमदेशिकता प्रदर्शित करते हैं। अब प्रकृति की बात करेंगे तो क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस आभासी होते हैं। आभासी के साथ साथ इनकी प्रकृति में एक वर्ड और जुड़ता है और वो है अतिस्थित द्रव। क्या है, अतिस्थित द्रव, यानी कि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उन्हें हम अतिस्थित द्रव भी कह सकते हैं। देखो अतिस्थित द्रव क्या होता है, अगर हम किसी भी पुराने मकान में जाए, कोई पुराना बंगला बना हुआ, पुरानी हवेली बनी हुई है, तो उसमें अंदर अगर कांच लगे हुए हैं, कांच की जो खिड़कियां लगी हुई, खिड़कियों के अगर अपन कांच का अगर अवलोकन करते हैं, उनको अगर अच्छी तरीके से देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि जो उसके नीचे वाला हिस्सा है, जो नीचे वाला पैंदा है, उसकी मोटाई
उसके ऊपर वाले हिस्से की तुलना में ज्यादा होती है, यानी कि वो नीचे से थोड़ा मोटा होता है और ऊपर से पतला होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कांच होता है वो धीरे धीरे समय निकलने के साथ साथ उसमें बहाव का गुण पाया जाता है, और वो ऊपर का कांच होता है वो धीरे धीरे बह करके नीचे आ जाता है। यानी अपन ये कह सकते हैं कि जो अकृष्णित ठोस होते हैं उनमें क्या पाया जाता है? बहाव का गुण पाया जाता है, और इसी बहाव के गुण धर्म के कारण इन्हें अति शीतल द्रव भी कहा जाता है। आया समझ में? अब इसके बाद अगर गलनांक की बात करते हैं तो इनका गलनांक कैसा होता है? तीक्ष्ण होता है। जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका गलनांक तीक्ष्ण होता है, आप नहीं कह सकते हैं कि निश्चित होता है। जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका गलनांक क्या होता है? अनिश्चित होता है। कई बार हमें पढ़ाया जाता है कि क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक उच्च होता है जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक निम्न होता है, जबकि ये गलत है। ऐसा नहीं होता है कि इनका गलनांक उच्च और इनका निम्न होता है। जबकि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका गलनांक निश्चित होता है और अक्रिस्टलीय ठोसों का अनिश्चित होता है। देखिए, मैं एग्जाम्पल की थ्रू समझते हैं कि किसी क्रिस्टलीय ठोस का कोई एक क्रिस्टलीय ठोस है, उसका गलनांक है 70 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्या है? 70 डिग्री सेल्सियस। तो हम जैसे ही उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे और हम जैसे ही 70 डिग्री पे पहुंचेंगे, वो ठोस सीधा गलना प्रारंभ कर देगा। ठीक है ना, वहीं से ये क्या कर देगा? गलना प्रारंभ कर देगा। लेकिन जब हम अक्रिस्टलीय ठोसों के अंदर आते हैं तो उनका कोई फिक्स तापमान नहीं होता है। जैसे कोई अक्रिस्टलीय ठोस होगा, तो उसका टेम्परेचर 65 से 70 के बीच, ऐसी कोई प्रास होगी, उस परास में वो पहले क्या करना शुरू करेगा? गलना प्रारंभ करेगा। ठीक है ना, पहले पिघलना प्रारंभ करेगा। कोई भी अगस्टी टोस्ट होगा तो पहले पिघलना प्रारंभ करेगा और पिघलने के बाद फिर वो धीरे धीरे गलेगा। यानी कि उसकी एक प्रयास बन जाएगी, कोई फिक्स तापमान नहीं होगा, तो उस फिक्स तापमान में पहुंचने के बाद वो पिघलेगा। वो पहले गलेगा, एक फिक्स कोई तापमान की परास पे पहुंच जाएगा, उस परास पे पहुंचने के बाद वो वहां से पिघलना शुरू करेगा और पिघलने के बाद फिर वो गलेगा। जबकि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका एक फिक्स तापमान होता है, यानी वो तीक्ष्ण प्रदर्शित करते हैं, उस तापमान पर पहुंचने के बाद वो वहां से सीधा गलना प्रारंभ कर देते हैं। तो आया समझ? सीधा पिघलना प्रारंभ कर देते हैं, वहां से वो द्रवावस्था में बदल जाते हैं। तो ये था इनका गलनांक। इसके बाद हम उदाहरण की बात करेंगे तो NaCl, सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, इसके साथ आप जितने भी धातु लवण ले सकते हो, धातु लवण होते हैं उन्हें हम क्रिस्टलीय ठोसों में ले सकते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों की बात करेंगे तो आप कांच के साथ रबड़, रबड़ के साथ जितने भी हम प्लास्टिक के पदार्थ लेते हैं, प्लास्टिक, तो ये था क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आकार की बात करेंगे तो क्रिस्टलीय ठोसों की त्रिविम के अंदर निश्चित व्यवस्था होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों की त्रिविम के अंदर कोई निश्चित व्यवस्था नहीं होती है। क्रिस्टलीय ठोसों की दीर्घ प्रयासी व्यवस्था होती है अभी भी कणों, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में लघु प्रयासी व्यवस्था पाई जाती है। क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वो विषमदेशिकता प्रदर्शित करते हैं, जबकि क्रिस्टलीय जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो समदेशिकता प्रदर्शित करते हैं। फिर क्रिस्टलीय ठोस वास्तविक होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस आभासी और अतिस्थितिज द्रव होते हैं। गलनांक क्रिस्टलीय ठोसों का निश्चित होता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों का अनिश्चित होता है, और इनके एग्जाम्पल है। अब इस चीज को समझ लेना बहुत जरूरी है। ये अगर आप समझ लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी बेसिकता किस प्रकार से होती है। तो आपको समझ में आ गया? चाहो तो स्क्रीनशॉट इसका भी ले सकते हैं। इसके बाद हम जो आगे बढ़ने वाले हैं वो है क्रिस्टल चालक। ठीक है, क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठक। ठीक है ना, क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका। अब देखो, क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका, इन दोनों में क्या अंतर है? जी मानते हैं क्रिस्टलीय ठोस है,
देखो इसके अंदर छोटी छोटी इकाइयां बन रही है, जो मैं बना रहा हूँ इसकी छोटी छोटी इकाइयां इसके अंदर बन रही है। ठीक है, यानी एक बड़ा क्रिस्टल जालक है। इस प्रकार से इसकी संपूर्ण क्रिस्टल में बनी होती है। अब देखो यहाँ से क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका क्या है। हम जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनके अवयवी कण त्रिविम के अंदर एक निश्चित व्यवस्था में व्यवस्थित होते हैं। उसकी जो व्यवस्था होती है उसी संपूर्ण व्यवस्था को हम क्या कहते हैं, क्रिस्टल जालक। यानी कि जो पूरा होगा इसके अंदर अवयवी कण जैसे व्यवस्थित होंगे, संपूर्ण को हम क्या कहेंगे, क्रिस्टल जालक कहेंगे। ठीक है ना, क्रिस्टल जालक। अब क्रिस्टल जालक का वह सूक्ष्मतम भाग, ठीक है ना, वह सूक्ष्मतम भाग जिसे विभिन्न दिशाओं में पुनरावृत करने पर क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसी भाग को हम क्या कहते हैं, एकक कोष्ठिका। आया समझ में। यानी क्रिस्टल जालक जो होता है उस क्रिस्टल जालक का जो सूक्ष्मतम भाग जिसे हम विभिन्न दिशा में पुनरावृत करने पर हमें क्रिस्टल जालक प्राप्त होता है, उसी छोटे से भाग को हम क्या कहते हैं, एकक कोष्ठिका। ये जो छोटा सा है ना, यहाँ से इस प्रकार से फिर ये यहाँ से लगा यहाँ तक का ये छोटा सा है, इसे हम क्या कहते हैं, एकक कोष्ठिका। आया समझ में। यानी क्रिस्टल जालक संपूर्ण क्रिस्टल जो होता है, संपूर्ण क्रिस्टलीय ठोस जो होता है उसे हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। लेकिन उस क्रिस्टल जालक का जो सूक्ष्मतम भाग जिसे हम विभिन्न दिशाओं में पुनरावृत करते हैं, विभिन्न दिशाओं में पुनरावृत करने पर जिस क्रिस्टल का विभिन्न दिशाओं में पुनरावृत करेंगे तो पुनरावृत करने से क्रिस्टल जालक का निर्माण होगा। तो इस प्रकार से इसे हम क्या कहते हैं, एकक कोष्ठिका। आया समझ में। क्रिस्टल जालक किसे कहते हैं, तो क्रिस्टलीय ठोसों के अवयवी कणों की त्रिविम के अंदर एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है जिसे हम क्रिस्टल जालक कहते हैं। और क्रिस्टल जालक का वह सूक्ष्मतम भाग जिसे विभिन्न दिशाओं में पुनरावृत करने पर क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एकक कोष्ठिका। आया समझ में। ये छोटा सा भाग जो होगा, अपन ये कह सकते हैं कि जो एकक कोष्ठिका है वो क्रिस्टल जालक की क्या है, इकाई है, इसकी सूक्ष्मतम इकाई। ऐसा समझ में। तो ये होता है एकक कोष्ठिका और क्रिस्टल जालक। अब हम पढ़ने वाले हैं एकक कोष्ठिका के पैरामीटर। ठीक है ना, इसी एकक कोष्ठिका के हम क्या पढ़ेंगे, पैरामीटर। यहाँ पर अपन एक एकक कोष्ठिका बना लेते हैं। कुछ इस तरीके की एकक कोष्ठिका बन गई। अब इस एकक कोष्ठिका में हम इस कोण को लेते हैं, इसके बाद हम इसको एक्स अक्ष मानते हैं, इसे जेड और इसे वाई अक्ष। ठीक है ना। अब देखो इसके पैरामीटर टोटल 6 होते हैं, 6 में 3 भुजाएं होती हैं। ठीक है, जिन्हें हम ए, बी और सी से प्रदर्शित करते हैं। यानी कि ये भुजा ए हो गई, ये बी हो गई और ये सी हो गई। इसके बाद इसके 3 कोण होते हैं जिन्हें अल्फा, बीटा और गामा से प्रदर्शित किया जाता है। ये हो गया अल्फा, यह होता है बीटा और यह होता है गामा। आया समझ में। यानी एक एकक कोष्ठिका के टोटल 6 पैरामीटर होते हैं, 3 भुजाएं होती है ए, बी और सी, और 3 इसके कोण होते हैं जिन्हें अल्फा, बीटा, गामा कहा जाता है। ये अपने को याद रखना है। इसी के आधार पर आगे हम क्रिस्टल तंत्र को पढ़ेंगे। यहाँ से अपने को ध्यान देना चाहिए कि जो ये कोण अल्फा बन रहा है ये बी और सी के मध्य बन रहा है, बीटा है वो ए और सी के मध्य बन रहा है, गामा जो है वो ए और बी के बीच में बना। ये इसके पैरामीटर्स हो गए, ये क्रिस्टल जालक और एकक कोष्ठिका हो गई। अब हम बढ़ते हैं एकक कोष्ठिका का वर्गीकरण। ठीक है, एकक कोष्ठिका मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है। पहली जिसे हम आद्य या मूल एकक कोष्ठिका कह सकते हैं।
आद्य या फिर मूल एकक कोशिका। और इसका जो दूसरा प्रकार है जिसे हम कहते हैं केंद्रित एकक कोशिका। अब जो केंद्रित एकक कोशिकाएं होती हैं ये पुनः 3 प्रकार की होती है, यानी इन्हें हम 3 भागों में बांट सकते हैं। केंद्रित एकक कोशिका 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 काय केंद्रित, काय केंद्रित एकक कोशिका। दूसरे प्रकार की होती है फलक केंद्रित एकक कोशिका। और तीसरे प्रकार की होती है अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। अंत्य केंद्रित एकक कोशिका। यानी एकक कोशिकाएं 2 प्रकार की होती है, एक होती है मूल एकक कोशिका और दूसरी होती है केंद्रित एकक कोशिकाएं। अब देखो जो आधे एकक कोशिका या फिर मूल एकक कोशिकाएं जो होती हैं इनमें जो अवयवी कण होते हैं वो कोनों पर होते हैं, यानी कि कोनों पर अवयवी कण पाए जाते हैं। लेकिन जो केंद्रित एकक कोशिकाएं होती हैं इन केंद्रित एकक कोशिकाओं में कोनों पर तो पाए जाते हैं, लेकिन कोनों के साथ साथ किसी अन्य स्थान पर भी अवयवी कण उपस्थित हो सकते हैं। तो इनसे इनकी परिभाषाएं क्या बन सकती है कि वह एकक कोशिका जिसमें अवयवी कण केवल कोशिका के कोनों पर पाए जाते हैं उन्हें आधे या मूल एकक कोशिकाएं कहते हैं, और वे कोशिकाएं जिनमें अवयवी कण कोनों के साथ साथ कोशिका के किसी अन्य भाग में भी पाए जाते हैं उन्हें केंद्रित एकक कोशिकाएं कहते हैं। अब देखो इनके अगर अपन एग्जाम्पल समझे एकक कोशिकाएं बना करके, कुछ इस प्रकार से एकक कोशिका होती है। अब इस एकक कोशिका के अवयवी कण कहाँ पाए जाएंगे, इसमें कोनों पर, जो इसके कोने हैं हाँ कोनों पर क्या पाए जाएंगे अवयवी कण। तो इस प्रकार से ये हो जाती है आधे एकक कोशिकाएं। लेकिन केंद्रित एकक कोशिकाएं देखिए, यानी जो एकक कोशिकाएं इस प्रकार से होती है। अब इनमें अवयवी कण कहाँ पाए जाते हैं इसके आधार पर इनको हम वर्गीकृत करते हैं। सबसे पहले देखिए काय केंद्रित एकक कोशिका, तो सबसे पहले इनमें जो अवयवी कण है वो कोनों पर पाए जाएंगे। अब कोनों के अतिरिक्त जो अवयवी कण होगा वो इसके एकदम मध्य में पाया जाएगा, एकक कोशिका के कहाँ पाया जाएगा बीच में।
इसके बाद अगर हम फलक केंद्रित एकक कोशिका की बात करेंगे तो इसमें सबसे पहले इसकी 8 कोनों पर अवयवी कण होंगे। अवयवी कोणों के अतिरिक्त कहाँ होंगे, तो इसकी जो फलकें हैं, एंड टोटल इसमें कितनी 6 फलकें होती है, तो इन 6 फलकों के बीच में पाए जाएंगे। ये ऊपर वाली फलक, ये नीचे वाली फलक, ये दाएं वाली, ये बाएं वाली, अब ये पीछे वाली फलक और ये आगे वाली फलक। क्योंकि जो ये डायग्राम है वो 3D है, तो अपन इसे बोर्ड पर इस प्रकार से बना सकते हैं, ठीक है ना। तो टोटल इसकी 6 फलकों पर अवयवी कण होंगे। इसके बाद अगर अपन अंतः केंद्रित की बात करेंगे तो इसमें एक तो कोनों पर होंगे, इसके जितने भी कोने हैं इन कोनों पर अवयवी कण होंगे, और कोनों के अतिरिक्त किन्हीं 2 आमने सामने की फलकों पर पाए जाएंगे। वो आमने सामने वाले ऊपर और नीचे वाली हो सकती है, दाएं और बाएं वाली भी हो सकती है, आगे और पीछे वाली भी हो सकती है। तो अपन दाएं और बाएं वाली ले, तो समझ में आया। यानी एकक कोशिका मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, एक आधे एकक कोशिका और दूसरी होती है केंद्रित एकक कोशिका। जो आधे एकक कोशिका होती है उसमें अवयवी कण केवल कोनों पर पाए जाते हैं, और केंद्रित एकक कोशिका 3 प्रकार की होती है, एक काय केंद्रित जिसमें कोनों के साथ साथ मध्य में पाया जाता है, दूसरी फलक केंद्रित जिसमें कोनों के अतिरिक्त उसकी 6 फलकों पर पाया जाता है। उसके बाद जो अंतः केंद्रित एकक कोशिका होती है उसमें कोनों के साथ साथ किन्हीं 2 आमने सामने की फलकों पर पाए जाते हैं। तो ये कह सकते हैं कि काय केंद्रित में कोनों के साथ साथ कहाँ पाया जाता है, मध्य में। इसके बाद फलक में क्या कहाँ का पाया जाता है, तो कोनों के साथ साथ उसकी 6 फलकों पर, ठीक है ना, 6 फलकों पर। इसके बाद अगर अंतः केंद्रित की बात करेंगे तो इसमें एक तो पाया जाएगा कोनों पर, और कोनों के अतिरिक्त किन्हीं 2 आमने सामने की फलकें, ठीक है, आमने सामने की फलकों पर पाए जाएंगे, ऐसा समझ लो। यानी किन्हीं 2 आमने सामने की फलकों पर पाए जाएंगे। तो इस प्रकार से जो होता है एकक कोशिकाओं का वर्गीकरण और उनके प्रकार। इसके बाद जो आगे है वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।